रात का सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसें सुनाई दें। रुद्रपुर गांव के बाहर खड़ा वो विशाल बरगद का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, एक खामोश गवाह था सैकड़ों सालों के दबे हुए राजों का। गांव का बच्चा बच्चा जानता था कि सूरज ढलने के बाद उस पेड़ की परछाई को छूना भी मौत को दावत देना है। कहते हैं कि शाम के बाद उस पेड़ की जड़ें जमीन से निकलकर राहगीरों के पैर जकड़ लेती हैं और हवाओं में किसी के रोने की आवाजें तैरने लगती हैं। उसी शाम गांव के मुखिया के बेटे समर की बारात लौट रही थी। शहर से आई नई दुल्हन मीरा की डोली कहारों के कंधों पर थी। पहाड़ी रास्तों की वजह से विदाई में देरी हो गई थी। जैसे ही डोली उस डरावने बरगद के पास पहुंची, अचानक ठंडी हवा का एक ऐसा झोंका आया जिसने मशालों की आग को बुझा दिया। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि झींगुरों की आवाज भी थम गई। कहारों के पैर जम गए। उन्हें महसूस हुआ कि डोली का वजन अचानक कई गुना बढ़ गया है, जैसे उसमें एक नहीं बल्कि कई लोग सवार हों। समर ने घोड़े से उतरकर पूछा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? कहारों ने कोई जवाब नहीं दिया। डोली के भीतर से मीरा की सिसकी सुनाई दी। समर ने घबराकर पर्दा हटाया। मीरा अंदर सुरक्षित थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी पीली चमक थी। उसकी आंखें पत्थर की तरह स्थिर थीं। कुछ पलों बाद मीरा ने एक ऐसी आवाज में कहा जो उसकी अपनी नहीं थी, चलो मेरा घर आ गया। डोली फिर से उठ गई, लेकिन इस बार कहारों को वजन महसूस ही नहीं हो रहा था। गांव पहुंचते ही ढोल नगाड़े बजने लगे, लेकिन जैसे ही मीरा ने डोली से बाहर कदम रखा, गांव के पालतू कुत्ते रोने लगे। मीरा का घूंघट उठा तो सब दंग रह गए। वो देखने में वही सुंदर मीरा थी, लेकिन उसके चलने का अंदाज, उसकी चाल और उसकी नजरें पूरी तरह बदल चुकी थीं। वो एक नई दुल्हन की तरह शर्माने के बजाय घर के कोने कोने को ऐसे देख रही थी जैसे वो यहाँ सदियों से रह रही हो। घर में गृह प्रवेश की रस्में शुरू हुईं। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला पार्वती दादी, जो लगभग 100 साल की होने को थीं, मीरा को तिलक लगाने आगे बढ़ीं। मीरा ने अचानक दादी का हाथ पकड़ा और उनके कान में फुसफुसाई, पार्वती, क्या तुझे याद है वो रात जब तूने अपनी सौतन को इसी बरगद के पीछे वाले कुएं में धक्का दिया था? आज भी वो कुआं प्यासा है। पार्वती दादी के हाथ से पूजा की थाली गिर गई और वो कांपते हुए पीछे हट गईं। वो राज तो 100 साल पुराना था, जिसे सिर्फ पार्वती जानती थीं। जैसे जैसे रात चढ़ी, मीरा का व्यवहार और भी खौफनाक होता गया। वो आंगन में बैठ गई और एक एक करके गांव के प्रतिष्ठित बुजुर्गों का नाम पुकारने लगी। उसने ठाकुर जी की ओर देखकर कहा, ठाकुर, तुम्हारे दादा ने जिस मुनीम की हत्या बरगद के नीचे जमीन के कागजों के लिए की थी, वे कागज आज भी तुम्हारे कमरे की तीसरी ईंट के पीछे दबे हैं। क्या मैं निकाल कर लाऊं? मुखिया के पसीने छूटने लगे। पूरा गांव वहां जमा हो गया था। मीरा अब मीरा नहीं रही थी। उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम सब ने मिलकर मुझे मारा था। 100 साल पहले तुमने मुझे डायन कहा था, क्योंकि मैं तुम्हारे पाप जानती थी। तुमने मुझे उसी बरगद पर लटका दिया था। आज मैं उसी बरगद का मेहमान बनकर आई हूं, अपना हिसाब करने। हवाएं तेज चलने लगीं और घर के दिए बुझ गए। अंधेरे में सिर्फ मीरा की दहकती आंखें दिख रही थीं। उसने उन सब परिवारों के राज खोल दिए जो पीढ़ियों से दफन थे। किसी का कत्ल, किसी की चोरी, किसी का धोखा। बरगद के उस मेहमान को सब याद था। वो औरत जो 100 साल पहले मर चुकी थी, आज मीरा के शरीर का इस्तेमाल करके गांव की नींव हिला रही थी। लोग डर के मारे उसके पैरों में गिर पड़े। मीरा जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में दर्द भी था और प्रतिशोध भी। जैसे ही भोर की पहली किरण फूटी, मीरा अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। वो वही सीधी साधी मीरा थी, लेकिन गांव बदल चुका था। जिन बुजुर्गों के राज खुले थे, वे शर्म और डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए। मुखिया की हवेली के उस गुप्त स्थान से वाकई वो पुराने कागज मिले, जिन्होंने बरसों पुराने जुल्म को साबित कर दिया।
आज भी वो बरगद का पेड़ गांव के बाहर खड़ा है। लोग अब भी वहां से रात को नहीं गुजरते, लेकिन अब डर उस पेड़ से नहीं बल्कि अपने ही उन राजों से है जो कहीं ना कहीं उस पेड़ की जड़ों में दफन है। मीरा अब एक सामान्य जीवन जी रही है, लेकिन गांव वाले जानते हैं कि हर साल उस विशेष रात को जब हवाएं तेज चलती हैं, मीरा की आंखों में वही पुरानी चमक लौट आती है, जैसे बरगद का वो मेहमान फिर से दस्तक दे रहा हो।